Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series Abhyas series that we have launched exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination. So here in this series we'll be covering 10 MCQs a day and इसमें हम लोग different topics पे हम ये questions करेंगे. So I'll be taking you through labor laws and industrial relations. तो इसमें आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं लेबर लॉस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. ठीक है. एंड ये सीरीज वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट सी व्हेन इट कम्स टू लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. जो यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम है बोथ एपीएफसी और एओ दोनों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा. एंड इस एग्जाम में जो 120 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 15+ क्वेश्चंस लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन से ही आते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ हाई वेटेज दैट इट हैज़ गॉट. एंड अगर आप सही तरीके से बेसिक्स भी सही तरीके से कवर कर लोगे तो बहुत आराम से आप 10+ क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे. Okay, and with this you can understand the kind of high scoring potential that it has got. Now with this you can understand the importance that is attached to these topics. So I suggest you to go through this series and जो भी हम लोग questions दे रहे हैं आप अच्छे से revise कर लीजिए, practice कर लीजिए. That will add value to your preparation. Moreover, we are expecting the UPSC EPFO 2025 notification very soon. सो एंड बिफोर गेटिंग इनटू द सेशन एक छोटा सा अनाउंसमेंट है. हमने यूपीएससी ईपीएफओ के लिए एक एक्सक्लूसिव बुकलेट लॉन्च किया है. ठीक है. एंड इस बुकलेट में आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन. लाइक इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, सिलेबस क्या है. एंड इसमें सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है. सो यू कैन अंडरस्टैंड जो बिल्कुल कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस एग्ज़ाम के बारे में यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस बुकलेट. एंड कहाँ पे मिलेगा ये? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हमारा एक लिंक अवेलेबल है. आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो दैट विल टेक यू थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड वहाँ से आप लोग ये बुकलेट को डाउनलोड कर सकते हो. एंड इट इज़ गोइंग टू ऐड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, क्योंकि ये बिल्कुल आपको आपका जो जर्नी है उसको बिल्कुल स्मूदन करेगा. जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं इस एग्जामिनेशन के रिलेटेड एवरीथिंग यू कैन गेट इट रिजॉल्व फ्रॉम दैट बुकलेट. सो अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ डाउनलोड दिस बुकलेट जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है. ठीक है. येस, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements accurately describes the role of the Royal Commission on the Labour in the legislative development of the Payment of Wages Act 1936 within the broader context of labour reforms in colonial India? सी ब्रिटिशर्स ने एक टाइम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पीक्स पे चल रहा था एंड स्लोली दिक्कतें शुरू हो गई थी. मतलब कहीं ना कहीं तो एजिटेशन चल रहा था वर्कर्स का कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. लुकिंग इनटू ऑल दीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि ये सोचा था कि एक एक्ट लेके आते हैं सो दैट एक लेजिस्लेशन हम लोग इनैक्ट कर सके सो दैट वेजेस रिलेटेड जितने भी जो FAQs हो या जो भी है एवरीथिंग कैन बी आंसर्ड विद दिस एंड एवरीवन हैज़ टू फॉलो दैट इज़ ऑल दोज एस्टैब्लिशमेंट्स. सो हियर स्टेटमेंट्स देखते हुए मैं एक्सप्लेन करूँगी. द रॉयल कमीशन ऑन लेबर वाज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द पेमेंट ऑफ वेजेस बिल 1933 एंड प्रोवाइडेड कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन. देखिए इन्होंने किया तो था रॉयल कमीशन ऑन लेबर, लेकिन इन्होंने कंप्लीटली नहीं, रिस्पॉन्सिबल तो थे यस पेमेंट ऑफ वेजेस बिल के लिए, बट इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं किया था इम्प्लीमेंटेशन के लिए. दे हैव जस्ट एडेड देयर रिकमेंडेशंस टू दैट. सो ये पार्शियली ट्रू है. सो इन दिस केस क्योंकि इसमें तो हमें सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस देखना है, सो ये तो फॉल्स है. The Commission identified systemic wage-related grievances, including delays and unjust deductions, which led to the drafting of the Payment of Wages Bill 1933. ये very much true है क्योंकि इन्होंने ये किया था. The Commission emphasized the need for industrial tribunals to resolve wage disputes influencing the provisions of the Payment of Wages Act 1936. ये भी true है. The Royal Commission on Labour was tasked with overseeing the enforcement and compliance of the Payment of Wages Act 1936 after its enactment. See 1933 का जो बिल इनके रिकमेंडेशंस के थ्रू ये गया था इनटू पार्लियामेंट, सो वो रिजेक्ट हो गया था. उसके बाद फिर इन्होंने एक कमेटी बिठाया, दूसरा कमेटी, एंड दैट जो भी रिकमेंडेशंस मतलब जो भी फीडबैक मिला है उसके बेसिस पे उन्होंने the Payment of Wages Bill 1935
जो इनैक्ट हुआ था इन 1936 इन द नेम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो इसमें रॉयल कमीशन ऑन लेबर का कुछ भी टास्क नहीं था। मीनवाइल वो तो तब तक उनका सीजेशन भी हो गया था, मतलब दे सीज्ड टू एग्जिस्ट। सो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, एटलीस्ट पार्शियली भी ट्रू नहीं है। सो हियर ओनली 2 and 3 आर करेक्ट, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the Payment of Wages Act 1936, the jurisdiction of the central government as the appropriate government applies to which industries? Now, when we look at the Payment of Wages Act, इसमें एक सेक्शन है सेक्शन 2, उसमें कौन सा सेक्टर कौन से गवर्नमेंट के अंडर आता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। सो वो होगा उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब उसका जो इम्प्लीमेंटिंग है एवरीथिंग इट विल करता धरता जैसे बोलते हैं ना, उस तरह का। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते थे एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ऑयल फील्ड्स, माइंस, डिफेंस, रेलवेज, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है, एंड जितने भी अदर दैन दीज वॉट एवर दैट आई हैव मेंशन वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, फार्मा, ये ऑल कम अंडर स्टेट। ओनली एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस कम अंडर सेंट्रल। सो हियर 2 इज द ओनली आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा applied question है। Anjali works as technician in industrial establishment and earns a monthly wage of 58,000 rupees. She recently faced a delay in receiving her salary and wants to seek redress under the Payment of Wages Act 1936. Based on the provisions of the Act, which of the following statements correctly determines her eligibility to seek remedy under this law? Now, when we look at section 1 of this Act, जो applicability बताता है, okay, this is applicable in factories, railways, specified industries as per the appropriate government. Okay, but for all those where wage payments for individuals employed would not exceed rupees 24,000. ठीक है, उतना ही 24,000 के अंदर जो होगा उतना ही वो एलिजिबल होंगे इस एक्ट को इन्वोक करने के लिए, कोई भी कंप्लेंट या कुछ इसके लिए। अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी एस्टैब्लिशमेंट को ये एक्ट इम्प्लाई करना चाहता है, देन इट हैज़ टू गिव 3 months प्रायर नोटिस। ठीक है, सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर। Under the Payment of Wages Act 1936, the responsibility for ensuring the payment of wages to employed persons lies with which of the following? नाउ जब भी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस का, दैट वुड लाई विद द ओनर और द एम्प्लॉयर, सबसे पहले उनके पास रहेगा। ठीक है, अगर वो फैक्ट्री है ओके, देन वो मैनेजर के पास रहेगा, अगेन उस मैनेजर को भी ये ओनर ही रखेगा। ठीक है, एंड रेलवे से तो उसका रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट में दिया है तो कॉन्ट्रैक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं पे करे तो अगेन दैट वुड बी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर और द एम्प्लॉयर ओनली। सो मेजरली इट वुड बी, यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है क्योंकि 2 ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी दिए हैं। ठीक है, सो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे द वेजेस अंडर द दिस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये आता है सेक्शन 3 में ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, again one applied question. Ravi is employed in a private factory and his employer decides to pay him once every 45 days to simplify payroll processing. Ravi is unsure whether this practice is legally acceptable. Based on the provisions of the Payments of Wages Act 1936, what is the correct legal position regarding the maximum permissible wage period for employees like Ravi? देखिए, इसमें जब देखेंगे ना, no wage period shall exceed 1 month अंडर दिस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ठीक है, वो कुछ भी हो, दे हैव टू बी पेड फॉर 1 month। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज वन कैन गो फॉर कंप्लेनिंग। ठीक है, यस, अगेन वन मोर अप्लाइड क्वेश्चन इसी के तहत। Meena works in a factory that employs 800 workers. Her employees pay her wages on the 9th day after the end of the wage period. Wage period हमेशा 1 महीने का होना चाहिए। ओके, वेज पीरियड होने पर ये बोल रहे हैं कि 9th डे पे कर रहे हैं। मीना इज अनश्योर वेदर दिस कंप्लाइज विद द लॉ बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लीगल पोजीशन रिगार्डिंग द पेमेंट टाइमलाइन इन हर केस। सी इन दिस केस अगर देखा जाए तो सी लेस देन 1000 मेंबर्स वर्कर्स है उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में, तो वहाँ पे 5th डे मतलब जो वर्क हो गया है वहाँ से आपका 7 days, 7th डे
ओके, यहाँ पे ऑलरेडी दिया ही है, मैं फिर भी कंफ्यूज हो गई, रियली सॉरी। तो 7 डेज में उनको पे कर देना चाहिए। सी द एम्प्लॉयर इज वायलेटिंग द एक्ट हियर बिकॉज द वेजेस मस्ट बी पेड विद इन 7 डेज सिंस द एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉयज लेस देन 1000। अगर ग्रेटर देन 1000 है तो क्या होगा, जैसे रेलवेज हो गया उस तरह से और भी बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, इन दैट केस वो 10th डे तक कर सकते हैं, ओके, बट नॉट मोर देन दैट। ठीक है, सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर टर्मिनेट किया है एम्प्लॉय को, सो विद इन 2 वर्किंग डेज द अमाउंट हैज टू बी पेड। ठीक है, सो बट हियर इन दिस केस ये 800 वर्कर्स ही है उस फैक्ट्री में, सो दे हैव टू पे विद इन 7 डेज। अगर 1000 के ऊपर हो तो डेफिनेटली 10 डेज। सो हियर सी इज द नॉट सी, बी इज द करेक्ट आंसर। आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, मतलब आंसर का ऑप्शन गलत दिया, अदरवाइज इट इज बी बिकॉज इज वायलेटिंग द एक्ट। Moving on to our next question, again one more applied question. Ramesh earns 20,000 rupees per month and works in a private manufacturing unit. In a particular month, his employer deducts 12,000 from his wages, 6,000 as a loan repayment to a cooperative society and 6,000 for fines and other deductions. Ramesh is unsure whether this deduction is legally valid. ठीक है, based on the Payment of Wages Act, how should this situation be addressed? Now section 7 बोलता है looking into this fines and all that deductions के बारे में. Now इसमें अगर वो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया या एनीथिंग, इन दैट केस 75% तक भी उसके सैलरी से कट कर सकते हैं, डिडक्ट करके वहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, बट अदरवाइज ओनली इट इज़ 50%. सो हियर इसके सैलरी में सिर्फ 10,000 तक ही वो कट कर सकते हैं. सो उस 10,000 में 6,000 तो लोन रिपेमेंट ही है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उसमें वो बिल्कुल वो नहीं कर सकते. सो द रेस्ट दे हैव टू एडजस्ट, वो इस महीने एंड अगले महीने में दे हैव टू एडजस्ट. सो हियर द टोटल डिडक्शंस exceeds the permissible limit. Only 10,000 can be deducted in this case, क्योंकि ये 50% ही है. अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का लोन रिपेमेंट है ओनली देन वो 75% तक जा सकता है. ठीक है, so here C is the correct answer. Here comes the next question. Which of the following best reflects the legal and compliance significance of section 13A of the Payment of Wages Act 1936 regarding the maintenance of registers and records by the employers? Now ये as per this act section 13A कहता है कि ये मैंडेटरी ड्यूटी है एम्प्लॉयर्स का टू मेंटेन द प्रिस्क्राइब्ड रिकॉर्ड्स. एम्प्लॉयर्स उनके वर्क परफॉर्म्ड, वेजेस पेड, उनके डिडक्शंस, रिसीट, सब कुछ उनको मेंटेन करना पड़ेगा. एंड अगेन दे हैव टू मेंटेन दिस एंड रिटेन देम फॉर ए मिनिमम ऑफ 3 years टू फैसिलिटेट लीगल कंप्लेंट्स एंड इंस्पेक्शंस. अगर कुछ है तो डेफिनेटली दे हैव टू लुक इनटू दैट. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. According to the Payment of Wages Act 1936, which authority is empowered to hear claims related to wage deductions or delayed payments? अभी हमने देखा है कई सेक्शंस में देखा है कई बार डिलेड पेमेंट्स हो रहे हैं, कई बार वेज डिडक्ट ज़्यादा हो रहा है. इन सच केस कौन सी अथॉरिटी है कि एम्पावर्ड है कि इनके डिस्प्यूट्स ये सब देख सके? देखिए यहाँ पे एनी रीजनल लेबर कमिश्नर और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर विथ एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होगा तो वो इस डिस्प्यूट्स को देख सकते हैं कि किस तरह से इनको रिजॉल्व कर सके. ठीक है, इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन आगे आएगा कि कौन अप्लाई करेगा एंड ऑल दैट. ठीक है, इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ करने वाले हैं. Section 15 of the Payment of Wages Act 1936 requires applications for redressal of the grievances regarding unauthorized wage deductions or delayed payments to be submitted within a specific time frame. ठीक है, now Sunil, an employee, what he has done is इन्होंने इनके amount deduct हुआ था. An employee claims that 5,000 rupees was deducted from his wages without authorization 10 months ago. 10 months ago ये इंसिडेंट हुआ था. Now ये अभी इनको पता चला है. सो सुनील ने क्या किया है, he went to Vikram, who is a trade union representative, intends to file an application on Sunil's behalf. Which of the following statement is correct? Now in such cases जहाँ पे भी ऐसे unauthorized wage deductions हुए हैं या delayed payments हुए हैं, इनको 12 months तक भी वो केस कर सकते हैं. ठीक है, अगर 12 months के बाद भी 12 months के बाद भी 90 days तक अगर सही रीजनिंग दिया है, सही कॉज दिया है, तो इवन देन दे कैन अप्लाई, दे कैन गो फॉर
फाइलिंग एन एप्लीकेशन, ठीक है। नाउ ये खुद अफेक्टेड एम्प्लॉय कर सकता है, अ लीगल प्रैक्टिशनर कर सकता है जो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन को, या यूनियन रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, या इंस्पेक्टर अंडर दिस एक्ट कर सकता है, और एनी अदर पर्सन होम सुनील ने अगर ऑथराइज किया है ये मेरा ये पूरा देखेगा तो डेफिनेटली they can do that. So here in this case Vikram can file the application even after the expiry of 12-month period but before 90 days, and the authority may consider if it Vikram demonstrates sufficient cause for the delay in applying. So ये बिल्कुल ट्रू है. विक्रम एक बार अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं. कैन फाइल एप्लीकेशन विद इन द नेक्स्ट 2 months एज अ 12 month सबमिटिंग इज, ये 12 months के बाद भी कर सकते हैं. so ये फॉल्स है, पार्शियली ट्रू है. विक्रम कैन नॉट फाइल एप्लीकेशन एज अ 10-month पीरियड फॉर सब्सिडिंग, नो ये नहीं है, 12 months तक टाइम रहेगा. विक्रम कैन नॉट फाइल एप्लीकेशन एज ओनली सुनील कैन डू इट बाय हिमसेल्फ एज इन केस ऑफ डिले नो ऑथराइजेशन वुड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. सो जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था वो बिल्कुल इसमें एप्लीकेबल रहेगा. सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. सो आई रियली होप दैट यू हैव लाइक दिस सेशन. बिफोर वाइंडिंग अप द सेशन एक छोटा सा अनाउंसमेंट है. Now currently we are offering, EduTap is offering 3 types of courses for all those students जो बच्चे UPSC, EPFO, APFC and EO और EO 2025 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है. ये 3 तरह के कोर्सेस है यहाँ पे. पहले तो मास्टर कोर्स है, मतलब ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल 1 पॉइंट सोर्स चाहिए उनको सारे कंटेंट के लिए, हर सब्जेक्ट का कंटेंट, chapter quizzes, everything, and here they are providing you in this course every subject का content in the form of PDFs, in the form of videos, in the form of chapter quizzes, everything, and along with that कुछ live sessions भी होंगे, weekly mentoring sessions होंगे, क्योंकि अगर इतना कंटेंट है तो आपको एक स्ट्रैटेजी भी चाहिए कि किस तरह से इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं सो दैट ये बिल्कुल इफेक्टिव रहे आपके प्रिपरेशन के लिए, वो भी आपको मिलेगा इस कोर्स में, ठीक है. दूसरा कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स, जो पहले टेस्ट सीरीज प्लस के नाम पे आता था, अभी वो स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स में है. ना इसमें क्या है, जो बच्चा चाहता है कि कुछ सब्जेक्ट्स मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स मुझे चाहिए कोर्स में एज ए मेंटरिंग चाहिए मुझे उसमें, एंड उसी के साथ कुछ क्वेश्चंस या जो भी है वो भी मिल जाएगा. सो फॉर दैट दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ये बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है. ना तीसरा आता है टेस्ट सीरीज. ये उन बच्चों के लिए है जो प्रिपरेशन कर लिया है, इधर यही से किया है या अपने आप से खुद से किया है. इन दैट केस दे लुक आउट फॉर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड ऑल्सो कुछ टेस्ट सीरीज टाइप का या फिर मॉक टेस्ट टाइप का, राइट. सो उन बच्चों के लिए ये द बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें उनको ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी टेस्ट रिलेटेड है एवरीथिंग वुड बी प्रोवाइडेड, जो बिल्कुल उनका जो प्रैक्टिस है, रिवीजन, एवरीथिंग कैन बी डन. अलॉन्ग विद दैट एक रियल एग्जाम का फील भी आपको मिलेगा मॉक टेस्ट के थ्रू, ठीक है. नाउ ये हो गया. सो थैंक यू वेरी मच, इतने पेशेंटली आप यहाँ तक देखिए, एंड आई रियली होप दैट यूल यूटिलाइज दिस सीरीज, दिस अभ्यास सीरीज जो हम लोग आपके लिए लेके आए एक्सक्लूसिवली. एंड बिफोर वाइंडिंग अप अगेन मैं जो UPSC EPFO का बुकलेट है उसके बारे में बताना चाहती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है, एंड ये बुकलेट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है बिकॉज all the information, entire information of the UPSC EPFO related to the examination, patterns, subjects, syllabus, solved previous year questions, everything you will get in that. So again I request you all to please आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक पे क्लिक कीजिए एंड डाउनलोड द बुकलेट एंड यू कैन यूज़ इट फॉर योरसेल्फ. थैंक यू वंस अगेन एंड सी यू ऑल सून विथ नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.